Hello guys, welcome back to Summer in UK. Today in this video we're gonna discuss about how to study abroad without using your parents' money. So in this video I'm gonna share my experience and my example as well as some tips at the end of this video. I was really thinking to make this video, but I was thinking like if this kind of questions students think before coming to UK or this kind of problems they face. But lately I got a comment in my recent video asking this question on your screen, so you can see she has good academic score and IELTS score as well. She want to pursue her masters. She's confused about UK and Australia, and she's worried about how to raise the fund, how to arrange the fund. Her parents doesn't pay any tax, so if someone is not like parents will be your co-applicant if they are not paying any tax, so there is a very low chance your bank will give you the education loan. So that actually happened to me when I was in India and trying to get a loan to come to UK. So I'm gonna share my experience and I will be briefly explaining this situation, how you can handle it and you can arrange the fund. So basically इंडिया में लोग सोचते हैं अगर कोई अब्रोड स्टडी में जाना चाहता है तो उनके पास बहुत सारे पैसे होना चाहिए, उनके मम्मी पापा रिच होना चाहिए, तब जाके वो उनका बच्चे जो है अब्रोड में पढ़ सकते हैं. बट ये एक्चुअली गलत है. चीज़ है कि मैं उतना रिच फैमिली में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली में हूँ और मैं अपने मम्मी पापा का पैसे इसमें नहीं लगाया हूँ, मैंने खुद से लोन लेके यहाँ पे आया हूँ. तो आज मैं शेयर करूँगा इस सिनेरियो आप कैसे ये कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम 3 पॉइंट्स लेंगे. पहला पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आपका जो अकोमोडेशन है आप कैसे चीप प्राइस में आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो. एंड थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप पार्ट टाइम से पैसे सेव कर सकते हो और पे ऑफ कर सकते हो आपका लोन. सो पहला पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने से क्या होता है कि आप अगर कोई यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो और आपको मिल जाता है, तो मान लो कि 15 लाख आपका कोर्स फी है, उससे ये लोग 10 लाख आपका कम कर देते हैं, तो आपको 5 लाख बचेगा और 5 लाख आप घर से भी ले सकते हो, आप इजीली अरेंज कर सकते हो. और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आप बैंक से लोन ले सकते हो और थोड़ा बहुत ले सकते हो लोन. और आप यहाँ पे जब आओगे पार्ट टाइम करोगे, ऑब्वियसली आपका लिविंग एक्सपेंसेस वो आप हैंडल कर लोगे, तो लोन का उतना टेंशन नहीं रहेगा. जो मैंने गलती किया, और मैं उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आने से पहले अगर स्कॉलरशिप अप्लाई कर देता और खुद से मैं जितना भी जो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फाइल करता, हो सकता था मुझे एक बड़ी अमाउंट का स्कॉलरशिप मिल सकता था, बट मैं वो नहीं किया. मैंने क्या किया, मैं कंसल्टेंसी के थ्रू गया, जिसकी प्रॉब्लम मेरे को हुआ क्योंकि कंसल्टेंसी जो है तो उनके पास उनका टाइड ऑफ यूनिवर्सिटीज है उनके साथ. सो वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी को बच्चे भेजते हैं, बच्चे वो यूनिवर्सिटी को एडमिट दिलाते हैं, और वो क्या करता है, जो यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं उनको बड़ी रकम जो है वो कंसल्टेंसी को देते हैं. तो इसी हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली चाहेगा कि जितना कम जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिले और वो पैसे इनको जाए जो कंसल्टेंसी के पास है. अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, मुझे जो स्कॉलरशिप मिला था 5 लाख इंडियन रुपीस का मिला था, विच इज 5000 पाउंड ब्रिटिश पाउंड. सो क्या हुआ था कि मेरा जो टोटल कोर्स फी था वो था 20,000 पाउंड. तो 20,000 पाउंड से ये लोग 5 लाख हटा दिए, 5,000 पाउंड हटा दिए, तो हो गया 15,000 पाउंड. तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 5 लाख की जो 5,000 पाउंड यहाँ पे कितना मार्केटिंग किया गया है, कितना जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है. तो ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली कोर्स फी जो है वो है 15,000 पाउंड, ये लोग 5,000 पाउंड बढ़ा देते हैं, बढ़ा के बोलते हैं और बोल देते हैं कि हम 5,000 पाउंड इंडियन स्टूडेंट्स को देते हैं स्कॉलरशिप, तो आपका जो कोर्स फी है 15 लाख है, मतलब 15,000 है. तो ये इसमें ये बहुत गलत है, ये आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली. सो आप क्या कर सकते हो, ये लोग ज़्यादातर होगा आप अगर कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो कंसल्टेंसी बोलेगा कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 5 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा. ये एक्चुअली बिजनेस स्ट्रैटेजी है, तो इस चीज़ में आप मत फंसिए. खुद ट्राई करो कि आप खुद से एप्लीकेशन फाइल करो यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो स्पेशली एक यूनिवर्सिटी का पेज में आपको स्कॉलरशिप का एक पेज मिलेगा, वहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, उनका रिक्वायरमेंट देख सकते हो. अगर आपको मिलता है
तो आप बहुत सारे पैसे जो है बचा सकते हो सकता है यूनिवर्सिटी आपका 50% स्कॉलरशिप दे दे, फिर आपका जो ट्यूशन फीस है हो सकता है पूरा 100% दे दे, डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल के ऊपर, ऑल्सो आपके लॉक के ऊपर। तो इसी हिसाब से आप स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाता है, आपका जो ट्यूशन फी है वो बहुत कम हो जाएगा, आप उसी हिसाब से आप बैंक से लोन लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे वो होगा बुक फॉर ए चीप अकोमोडेशन। तो इसमें मैं बोलूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। जब मुझे यहाँ पे यूके आना था तो मैंने क्या सोचा था कि मुझे अगर जाना है तो चीप अकोमोडेशन में जाना है, ताकि मेरा जो मंथली पैसे हैं, मैं मंथली जो खर्चे हैं वो थोड़ा कम रहे, ताकि मैं पैसे ज़्यादा सेव करूँगा और उस पैसे को मैं कोर्स भी दे दूंगा, और बाकी जो मैं बैंक से लोन लेके आया हूँ वो मैं धीरे धीरे करके बैंक को रिटर्न कर दूंगा। कि मैं अगर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मिनिमम वेजेस क्या है, अगर मैं मंथली वीकली 20 आवर्स अगर करता हूँ, मंथली 80 आवर्स हो गया, तो 8 आवर्स में कितना अर्न कर सकता हूँ। अगर मैं इतना अर्न करता हूँ तो मेरा जो रेंट और बिल्स जो है इंक्लूडिंग कितना होना चाहिए, और मैं कितना सेविंग कर सकता हूँ आफ्टर माई फूड एक्सपेंसेस। अभी बात करेंगे गो फॉर चीप अकोमोडेशन। तो दो टाइप का अकोमोडेशन यहाँ पे बात करेंगे, एक हो गया शेयरिंग अकोमोडेशन विथ योर फ्रेंड्स, और हो गया यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। अगर शेयरिंग में रहते हो तो ये हो जाएगा आपका 4 to 450 पाउंड्स और मैक्स टू मैक्स 500 पाउंड्स पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल द बिल्स। एंड अगर आप जाते हो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में वो पड़ जाएगा 750 to 800, इवन मोर, डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। सो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे 30,000 लाइक 300 पाउंड्स का डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप 300 पाउंड सेव करते हो 3 महीने में 900 पाउंड हो जाता है। आप 1 लाख पैसे यहाँ पे सिर्फ रूम में सेव कर सकते हो, जो रेंट का और बिल्स का खर्चे में आप सेव कर सकते हो। तो इस हिसाब से बेस्ट वे है आप शेयरिंग एकोमोडेशन में जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, वहाँ पे बिल भी थोड़ा सेव कर सकते हो। आप अगर कम खर्चा करोगे बिल्स कम आएंगे, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, उतना तो ज़्यादा नहीं होगा बट थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। तो इसी हिसाब से आपका जो सेकेंड पॉइंट का सोल्यूशन है कि आप शेयरिंग एकोमोडेशन में ज्वाइन करो। तो अभी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि कहाँ पे और कैसे बुक करें। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है अंबर। अंबर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली चीपर अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। यहाँ पे घर अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ऑल बिल्स। यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं रहता है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू बुक करते हो तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक मिलेगा। लिंक मैंने मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेक श्योर आप इजीली वो अकोमोडेशन बुक कर लो, ताकि जितना लेट हो जाओगे घर का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा और जो घर का रेंट जो है वो हाई हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में अकोमोडेशन बुक कर लो। तो अभी जाएंगे थर्ड पॉइंट जो है, आप पार्ट टाइम से कैसे पैसे बचा सकते हो। तो मैंने क्या किया था, 30 लाख लोन, मैं 15 लाख लोन मेरा ट्यूशन फी का और 15 लाख लोन मेरा जो है लिविंग एक्सपेंसेस, ऑल टुगेदर 30 लाख मैंने यहाँ पे लोन लेके आया था। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं 50% मेरा ट्यूशन फी पे किया था यूनिवर्सिटी को, बाकी 50% जो पैसा मैंने बैंक अकाउंट में रखा था विथ माई लिविंग एक्सपेंसेस। मैंने 1 महीने में मेरा पार्ट टाइम जो है ढूंढ लिया था। तो मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस, रेंट, फूड एक्सपेंसेस, बिल्स, एवरीथिंग आई वाज मैनेजिंग बाय माई सेल्फ। तो मैं जितना पैसे वहां से बचा सकता था वो पैसे मैं यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी देने के लिए कोशिश करता था। जो इसका मतलब मेरा जो लिविंग एक्सपेंसेस जो 15 लाख मैंने लेके आया था, वहां से 1 पैसे भी मैंने खर्च नहीं किया था। तो मैंने क्या किया था, जब 6 महीना कंप्लीट हो गया मैं रीपे स्टार्ट कर सकता था बैंक को। तो मैंने पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंसेस 13 लाख जो है मैंने बैंक को रीपे कर दिया, ताकि मेरा जो एवरी मंथ का जो अर्निंग है वहां से मेरा रेंट, खाना पीना और थोड़ा सेविंग कर सकता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अर्न कर रहा हूँ और मेरा खुद का एक्सपेंसेस मैं संभाल पा रहा हूँ और कुछ पैसे भी बचा पा रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे रख के कोई फायदा नहीं है और फालतू में आप इंटरेस्ट देते रहोगे। अगर आप पढ़ाई के बाद जॉब ले लेते हो तो 15 लाख जो रुपया है, इंडियन रुपीज जो है, जो बैंक का लोन है, आप इजीली पे ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है, आप जितना जल्दी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे ढूंढ लोगे, आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, आप रेंट, बिल्स और आपका जो खाना पीने का खर्चा वो आप खुद से पे कर सकते हो, आप खुद से स्पेंड कर सकते हो, और बाकी बचे हुए पैसे आप यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत पे कर सकते हो। आपका जो ट्यूशन फी है आप दे सकते हो, और वो जो ट्यूशन फीस के लिए जो पैसे आप लिए होगे बैंक से लोन, आप उसको पे ऑफ कर सकते हो बैंक को। और जो पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंसेस आप बैंक से उठाए थे लोन के हिसाब से, आप उसको पे ऑफ कर सकते हो बैंक को। तभी अगर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो मेरे मम्मी पापा भी टैक्स पे नहीं करते हैं,
मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था 30 लाख का लोन लेने में। इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपका जो टोटल कितना लोन लेना है और उसी हिसाब से आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे 30 लाख लोन चाहिए। अब मेरे हिसाब से मेरा अगर कैलकुलेशन, आपका इवैल्यूएशन होगा आपका एप्लीकेशन का, वो लोग इवैल्यूएट करके देखेंगे कि आपके लिए कितना अमाउंट सैंक्शन हो सकता है 30 लाख से कम हो या फिर 30 लाख से ज्यादा। अगर 30 लाख से कम होता है तो आप वो लोन ले सकते हो पूरा का पूरा, और कुछ अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो तो हो सकता है। तो मेरे लिए क्या होता, मेरे लिए 32 लाख इवैल्यूएशन आया था, बट मेरे मम्मी पापा टैक्स पे नहीं करते थे। तो मैंने क्या किया, तो बैंक वाले मेरे को बोले थे कि आप अगर 8 लाख का 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट उनके बैंक में करते हो, HDFC में करते हो, तो ये लोग इजीली आपको 30 लाख का लोन दे देंगे। इसका मतलब ये है आप ऑलरेडी वो जो 8 लाख रुपीस आप दे रहे हो बैंक को, और देने के बाद ये लोग वो 8 लाख और उसके साथ साथ 22 लाख ऐड करके आपको दे देंगे। तो टेक्निकली 22 लाख जो है पैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, और 8 लाख जो है आपने फिक्स डिपॉजिट जो है वो पैसे आपको वो लोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपका खुद का पैसे का इंटरेस्ट खुद आपको आपके ऊपर डाला जा रहा है। तो मेरा लोन एप्लीकेशन के हिसाब से जो इवैल्यूएशन हुआ, मेरे को 30 लाख देना पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से सारे के सारे जो बैंक है मेरे को रिजेक्ट कर दे रहे थे। मेरा जो लोन एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जा रहा था। इसी हिसाब से मैंने जो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया था, मैंने उनको अप्रोच किया कि आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। तो क्या होता है कि कंसल्टेंसी में जो लोन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका बैंक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। अगर आपका लोन एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, रिजेक्ट हो रहा है, तो लेट मत करो, कंसल्टेंसी के थ्रू लोन अप्लाई कर दो, आपको जल्दी लोन मिल जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा। तो एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, हम पहले डिस्कस किए कि आप कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिलता है तो जाके आपका पैसे थोड़ा कम हो जाएंगे, ट्यूशन फीस कम हो जाएंगे, तो आपको लोन कम लेने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है अगर आप कम करते हो, एक चीपर अकोमोडेशन में रहते हो, अंबर के थ्रू बुक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां पे जाके अगर बुक करते हो आपको चीपर अकोमोडेशन मिल जाएंगे। और उसी हिसाब से आपका अगर लिविंग एक्सपेंसेस कम है, आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, और ज़्यादा सेव करोगे तो उस पैसे को आप ट्यूशन फी में दो या फिर लोन को आप रीपे करना स्टार्ट कर दो बैंक को, वो कर सकते हो। थर्ड में क्या है, आपको कैसे पार्ट टाइम जॉब से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो और ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, कितना अर्ली स्टेज में आप कर सकते हो, आप कैसे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पार्ट टाइम पैसे से आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस है वो हैंडल कर दो, और जो लोन आप लेके आए हो बैंक से वो आप रीपे कर दो एक बारी में, ताकि आप सेफर साइड में रहो। अगर एक बारी में नहीं हुआ, 2 बार में 8-8 लाख या फिर 10-10 लाख करके आप चुका दो, कुछ भी करके आप कैसे कर सकते हो। तो ये था पूरी की पूरी वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड करियर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।